बंगाल की लड़ाई जनता को पता नहीं क्या क्या दिखाएगी। दीदी अस्पताल में भर्ती हैं, ऐलान कर चुकी हैं कि व्हील चेयर पर रहूंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। इधर नंदीग्राम के दादा ने भी ऐलान कर दिया है कि अब तो जंग शुरू है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। बंगाल में सियासत का पारा एकदम चरम पर है। सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी को चोट लगी तो उनका सियासी काम बन गया है, या फिर असल में क्या हुआ और उसका असर क्या होगा, इससे पर्दा उठना बाकी है। दूसरी तरफ दीदी हो या दादा, मंदिर जाना कोई नहीं भूल रहा। तो क्या बंगाल का हिंदू ही चुनाव से पहले केंद्र बिंदु बन चुका है? इसी मुद्दे पर होगी बात हमारे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको यह बड़ी खबर। ममता के खिलाफ शुवेंदु ने भरा नामांकन। नंदीग्राम में रोड शो के साथ किया नामांकन का पर्चा दाखिल। शुवेंदु के नामांकन में स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। नामांकन के बाद ममता पर खूब बरसे शुवेंदु, बोले भगवान मेरे साथ, ममता को मैं हराऊंगा। शुवेंदु अधिकारी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया और 2 दिन बाद वो तारीख है जिसके चलते नंदीग्राम पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया था। देश में, बंगाल में तो चर्चा में था ही। 14 मार्च क्या हुआ था? 14 मार्च को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए 12 मार्च को क्या हुआ। 12 मार्च को तमाम हैवीवेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी में शुवेंदु ने अपना पर्चा दाखिल किया और रैली को संबोधित भी किया। दावा किया कि मैं हराऊंगा ममता बनर्जी को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, आइए उनसे आपका परिचय करा दूं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं पश्चिम बंगाल के। बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं लेफ्ट की। शुद्धो बनर्जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं यही समझने की कोशिश करता हूं कि आज का जो पर्चा दाखिल किया गया, उस दौरान या उससे पहले वो खुद शुवेंदु हो या ममता बनर्जी, परिक्रमा हिंदुओं के मंदिर के आसपास हो रही है। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, पोस्चरिंग है, या ये सामान्य है? संजय जी। ऐसा है कि कुछ दिन पहले तक आप देखे हैं कि जय श्री राम के नाम से और नारे से दोनों से तृणमूल और हमारी मुख्यमंत्री दोनों बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। लेकिन ये जय श्री राम को लेकर के बहिरागतों तक आ गई हो, और उसके बाद अभी आप देखिए तो मंदिर जा रही है। खैर गलत ही पढ़ रही है, लेकिन चंडी पाठ कर रही है। तो एक ऐसा वातावरण अभी बन रहा है कि लग रहा है कि अभी राम भी अच्छे हो गए हैं, और जो नकाब पहन के, खिजाब पहन करके रहती थी, उसमें भी बदलाव आ गया। अब मंदिर जा रही है। असल में ये पश्चिम बंगाल जो है, ये राम का नाम तो उन्होंने अभी भी नहीं लिया। अरे मंदिर में तो जा रही है, हाथ जोड़ रही है। राम जी के मंदिर नहीं गई, जानकीनाथ मंदिर शुवेंदु गए, वो नहीं गई। नहीं, जानकी नहीं। देखिए मंदिर में सारे देवी देवता का वास है। अगर वो जा रही है तो सारे देवी देवता का जरूर आशीर्वाद लेने के मकसद से ही जा रही है, ऐसे तो जा नहीं रही हैं। और इससे हिंदू वोटरों को भी लुभाने का चेष्टा कर रही हैं। ये दोनों बातें आ जाती हैं मंदिर जाने के लिए। लेकिन ये ऐसा बादल देवनाथ जी की निगाहों से भी जरा देख लें। बादल देवनाथ जी, जय श्री राम ना बोला गया ना, और ये तो हमने देखा कि उस पर बल्कि चिढ़ गए, प्रोवोकेशन हो गया। राम से जानबूझकर दूरी है क्या, या फिर ये गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज जैसा है? देखिए, मैंने 2-3 बातें करूंगा गौतम जी, दिनेश जी। शुवेंदु ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा भगवान मेरा साथ दे। मैं किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ। टीवी 9 बहुत बड़ा चैनल है, जनसलन चैनल है और नेशनल चैनल भी है। भगवान किसी चोरों का साथ नहीं देता है। भगवान चोरों का साथ देगा, जो पैसा लेता है, लूटता है, वीडियो निकालता है, उन लोगों का साथ देगा भगवान, तो भगवान के ऊपर विश्वास चला जाएगा। दूसरा बात, जो राम का नाम संजय जी कह रहे हैं, संजय तो मेरा पुराना दोस्त है, तो संजय जी एक बार सुन लीजिए। दीदी ने बहुत बार कहा सिया के साथ राम का हो, राम मेरा दिल में रहता है, राम हमारे दिल में रहता है,
राम को लेके पार्टी का स्लोगन मत बनाओ। राम को लेके राम भगवान विष्णु का अवतार होता है, अष्टम अवतार होता है, नवम अवतार भगवान श्री कृष्ण होता है। तो आप सब दसम अवतार तो जन्म नहीं दिया। लेकिन राम को लेके जो आप लोग कर रहे हैं, और तीसरा बात दिनेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी के ऊपर दोष आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ब्रिगेड में मोदी जी ने कहा स्कूटी से गिर जाओगे तो दीदी आपको चोट आ सकती है। 2 दिन के बाद दीदी को चोट आ गई। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी कहा और उसको चोट लग गया, नहीं, ये नहीं बताऊंगा, वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन जो भीड़, जैसे भाजपा के सारे कार्यकर्ता, सेंट्रल लीडर, कैलाश विजय सब मिलकर कहा दीदी नौटंकी कर रहे। देखिए आप वीडियो आपने देखा, कितने सारे लोग वहां पर आ गए, उसका दरवाजा 3-4 लोग एक साथ साधा। बादल देवनाथ जी, मेरे को वो लतीफा याद आ गया आपकी बातों से। मुझे याद आ गया वो जो किसी ने कहा था कि अगर तुम बता दो कि इस बोरे के अंदर गेहूं है, अगर तुम ये जवाब दे दो तो मैं तुमको सारा गेहूं दे दूंगा। आपने कुछ कहा तो नहीं, कुछ रखा तो नहीं, बाकी सब कह भी दिया और साथ में ये भी कह दिया कि वो प्रधानमंत्री हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं बादल देवनाथ, एक बात ये तय है क्या कि इस बार जो विमर्श के केंद्र में है वो हिंदू है? नहीं, बंगाल के संस्कृति अलग है, बंगाल के कृष्टि कल्चर अलग है। ऐसे तो हम लोग नहीं सोचते। पूरे बंगाली समाज, विश्व भर में जितना बंगाली समाज है, बंगाली समाज ऐसे सोचते हैं। बंगाली तो हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, ये बंगालियों की बात हो रही है। क्या वाकई ऐसा है या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है? असल में ऐसा नहीं है। मैं अब सायरा जी के पास जाना चाहूंगा। सायरा जी, ये है इलेक्शन का नैरेटिव, क्यों है ऐसा? और क्या ये इसलिए है क्योंकि विपक्ष को, जिसको कहा जाता है कि ये जनता के मुद्दे हैं, वो उसको नैरेटिव बना ही नहीं पाया? देखिए, ये दो एक राजनीतिक दल हैं जो कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में एंगेज कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि बंगाल में हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग जो टीएमसी के भाजपा सरकार में ज्वाइन कर रहे हैं। तो बताइए, भाजपा सरकार की खुद के कोई अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है कि वो अपने बलबूते पे किसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं अपने दम पे? वो सारे जो हैं, आप देखिए, सारे पोच हुए हुए कैंडिडेट्स हैं दूसरे पार्टियों के। और दूसरी बात ये है कि जब राजनीति में इलेक्शन लड़ा जाता है, नीतियों पे लड़ा जाता है, राम पे, अल्लाह के नाम पे लोगों के दिलों में बंटवारा पैदा करके, जहर घोलकर, ये काम नहीं होता। और इस तरह का सांप्रदायिकता का जो शासन जो चल रहा है वो काम नहीं होगा। क्योंकि अभी ये पिछले प्रवक्ता ने बोला कि भारत, मतलब बंगाल की संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है। यहाँ पे लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे लोग, आप देखिए, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर, हर त्योहार बहुत धूमधाम से यहाँ पे मनता है। और कोई भी आके यहाँ पे राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, या किसी भी ईश्वर के नाम पे लड़ाई झगड़ा या दंगे करवाएगा, यहाँ पे लोग जो हैं एक रिसाउंडिंग आंसर, बहुत ही कड़ा जवाब देंगे लोग। और वो इलेक्शन के रिजल्ट में, नतीजे में लोगों को दिखाई देगा। शुद्धो बनर्जी के पास मैं जाता हूँ। शुद्धो, आपकी जो गठबंधन में साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये तुष्टीकरण में एक दूसरे से होड़ हो रही है, कम्युनलिज्म में एक दूसरे से होड़ हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, कभी शाकुंभरी मंदिर में दिखाई देते हैं, कभी डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं, बंगाल में ये नहीं कर रहे हैं। क्या लेफ्ट वालों ने आपसे कहा है क्या कि यहाँ बुला के ये सब मत कराइएगा? दिनेश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले बताओ कि आपने एक पैकेज चलाए थे, मैं तो देख नहीं पाया, सुना, लेकिन मुझे सुन के लगा बंगाल में कैकोफोनी चल रहा है। मतलब लोगों के मुद्दों के बात है नहीं, इधर उधर के बातें हो रही है। अब आप मंदिर और मस्जिद के बात मुझे पूछ रहे हैं। देखिए, मंदिर हो या मस्जिद, राम हो या अल्लाह, ये हमारी जिंदगी के हिस्सा है। जैसे आप अगर प्यार में भी हम चाहे, आपको गाना याद होगा, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, या वो गाना होगा कि इब्तिदाई इश्क में हम सारे रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा। नहीं, लेकिन फिर आप बैठे चर्च के पीछे क्यों नहीं गाया जा रहा है? वो तो जाएंगे ही। अगर जब होगा केरला में, जरूर चर्च में जा रही है, आप बैठे चर्च के पीछे,
लेकिन बात यह है कि मंदिर के पीछे बैठ के ये सियासी राम का चर्चा जो करते हैं, नागपुर के वो पार्सल वाले संजय जायसवाल जी अगर बंगाल को राम सिखाएंगे तो मुझे कहना पड़ेगा बंगाल के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। आज से 400-500 साल के पहले से चैतन्य महाप्रभु का देश है, ये परमहंस रामकृष्ण का देश है। हमारे गांव-गांव में बंगाली में रामायण गाना गाया जाता था, तब रेडियो भी नहीं थे, वही धर्म था, वही विनोदन था। तो हमारे राम तो चुनावी राम नहीं है, हमारे राम वो नहीं राम नहीं है जो मोदी जी यूज करते हैं। मोदी जी अगर जिंदगी के लोगों का जीना हराम करते हैं तब राम जी के नाम लेते हैं, अगर लोगों की जिंदगी को थोड़ी सी आराम भी नहीं पहुंचा सकते हैं तब राम जी के नाम ले सकते हैं। जब तो वो धार्मिक न्यास के नाम पे पैसा बनाना पड़ता है तो राम जी के नाम करता है और वो पैसा और किसी काम पे इस्तेमाल होता है। संजय जी को बोलिए लोगों के काम के बारे में बात करें। आपके घंटी बज चुकी है, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग आज आ गए हैं बंगाल में। और एक बात आपको याद दिला दूं, 12 मार्च के दिन वही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही दिन में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। तो लोग अपने अधिकार के लिए पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। अब तो आ रहे हैं नवान्न की तरफ हमारे मोर्चे के साथ किसान, मजदूर, आम आदमी। अब दिल्ली भी दूर नहीं है। मोदी जी का गद्दी 5 चुनाव में हारने के बाद किसान मोर्चा आ रहा है, घंटी बज गई है, जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले यह खबर बता दूं आपको, ममता पर हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का वीडियो, बीजेपी ने एक बंगाली फिल्म का वीडियो शेयर किया। वीडियो के जरिए ममता के हमले को प्लानिंग बताया। संजय सिंह, आपकी घंटी बज गई तो आप ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज भारतवर्ष में आप देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 और 16 राज्यों में हमारी सरकार है। हमारी घंटी नहीं बज रही है और एक राज्य जुड़ जाएगा 2 तारीख को। और रही बात मुद्दों की, तो हम विकास की बात करते हैं और हमारा मुद्दा भी विकास ही है, डेवलपमेंट ही है। आज केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में कम से कम 3 बार अभी प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल को कुछ न कुछ मदद करते ही जा रहे हैं। चाहे वो रास्ते का मदद हो या घर घर पाइपलाइन के माध्यम से गैस हो या ओवरब्रिज हो, सब कुछ बंगाल को देते ही जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। आज जो लोग आज किसान का रोना रो रहे हैं, इनको जो 6,000 रुपए साल का जो हर कृषक परिवार को मिलेगा, यहाँ की सरकार उसमें भी बाधा उत्पन्न कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ये केवल जो जय श्री राम आप बोलते हैं, जिस तरह आजादी की लड़ाई में हम लोग वंदे मातरम का स्लोगन लेकर के आगे बढ़े थे, आज जय श्री राम का स्लोगन जो है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का एक नारा बन चुका है। और ये परिवर्तन का नारा आप यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कम्युनल फोर्सेज है या इस तरह की बातें होती हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सिद्दीकी के साथ जो लोग अलायंस किए हैं, आज कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस पश्चिम बंगाल में है और यही लोग केरल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या आप मिसाल पेश कर रहे हैं भारतवर्ष के सामने में? लोग भ्रमित होते चले जा रहे हैं। ये दोनों सवाल लेकर चलते हैं। कांग्रेस की स्थिति कहाँ है? आज आप हमको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का कल्चर, पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या है? नेतृत्व की कमी है। आज पश्चिम बंगाल विनाश के कगार पर जा रहा है। आज हमारी संस्कृति कहाँ है? ठीक है, एक बात जो सामने आ रही है, मैं इसको लेकर अब जरा विश्वनाथ जी के पास जाऊं। विश्वनाथ जी, जो दिखाई दे रहा है वो ये कि जनता के लिए काम किए जाएं, पॉलिसीज बनाई जाएं, वो सब तो है, लेकिन जब चुनाव में जाया जाए तो फिर कोई धार्मिक या इमोशनल मुद्दा लेकर जाया जाए। देखिए, पहले बार हमारा वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ जहां हमारा लीडर मंदिर में जा रहा है। अगर कोई रिपोर्टर दिल्ली से कलकत्ता में आए और वेस्ट बंगाल में आए, उसको देखना मिलेगा कि हमारा लीडर सब घूम रहा है एक मंदिर से दूसरा मंदिर घूम रहा है। हमारा वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल कल्चर में ऐसा नहीं था, ये बहुत सारी सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर था। लेकिन बीजेपी जीतेगा कि नहीं जीतेगा तो मेरा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी पॉलिटिकली सक्सेसफुल, आई थिंक ये पॉलिटिकली सक्सेस इसको ऐसे इस कारण में हमने बोल रहा है जे इन्होंने जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स, हिंदुत्व पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो इंजेक्ट कर दिया, सब पॉलिटिकल पार्टी को इंजेक्ट कर दिया। टीएमसी को तो ज्यादा से ज्यादा इंजेक्ट कर दिया।
टीएमसी लीडर एक Important बात। मंदिर से दूसरा मंदिर जा रहा है। ममता बनर्जी भी जा रहा Important है बात। एक मंदिर से दूसरा। पहले नहीं था वो लोग। पहले ये नहीं था, और अब अगर ये हो गया तो इसको बीजेपी को क्रेडिट देना चाहिए। बादल देवनाथ, एजेंडा सेट हो चुका है, बीजेपी ने कर दिया है। देखिए, पहले मैं कहता पहले एक बात कहना चाहता हूँ। विश्वनाथ बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक है बंगाल के, लेकिन उनका हिंदी थोड़ा इधर में मेरे से खराब हो गया। लेकिन जो बात मैं नहीं, काम भर का सबको समझ में आ रहा है। रामायण, हाँ, रामायण महाभारत, वो प्रोफेसर है विश्वनाथ जी, बहुत डिबेट मैंने उनके साथ किया। रामायण का महाभारत पाठ छोटा छोटा करके मैंने बोला। हिंदी भाषी बीजेपी नेताओं ने एजेंडा सेट कर दिया। अब क्या हिंदी बोलने वाले बीजेपी नेताओं ने एजेंडा सेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। रामायण महाभारत देखिए, अभी भी बंगाल में, आसाम में, त्रिपुरा में, हर जगह में, गांव में, शहर में अभी भी पाठ किया जाता है। इसके मतलब ये नहीं है वो भाजपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, टीएमसी है, कुछ नहीं है। गाँव में अभी भी चलता है यहाँ पर रामायण महाभारत का पाठ। तीसरा बात, सिनेमा का जो बात हुआ, देखिए कितना शर्म की बात है। एक ममता बनर्जी, जिसको पूरा विश्व दीदी कहते हैं, उनके बारे में उनका चोट आया। एक तो निंदा नहीं किया, कोई एक टिप्पणी नहीं किया, कोई ट्विटर में कोई कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री खुद कुछ नहीं कहा, अमित शाह जी कुछ नहीं कहा, जेपी नड्डा नहीं कहा, लेकिन इनके खिलाफ कैसे साजिश किया जाए और साजिश अस्पताल गए थे, मिलने नहीं दिया आपने? नमक के जरिए बीजेपी नेता गए थे अस्पताल, मिलने नहीं दिया आपने? और एक बात दिनेश जी, विकास का मुद्दा संजय जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। सबका साथ सबका विकास, पूरा बात तो उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास सही कहा, मोदी जी सही कह रहे हैं। लेकिन ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन हुआ, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना 15 लाख का 15 पैसा मिला, स्वच्छ भारत अभियान बंद हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इस बजट में एक पैसा नहीं दिया। बंगाल के सोनार बांग्ला जो लोग बात कह रहे हैं, इस बजट में सिर्फ 2000 रुपया दिया दिनेश जी, तो सोनार बांग्ला कैसे बनेंगे? एक तो पूरे देश में एक भी स्वर्णिम राज्य या सोनार राज्य नहीं बना पाए, लेकिन बंगाल में तो कह रहे हैं सोनार राज्य बनाएंगे, तो यही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ और एक बार कह रहा हूँ, ठीक है, सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे जवाब लेंगे। ये खबर सुन लीजिए जरा बादल देवनाथ। नंदीग्राम में आई स्मृति का ममता पर हमला, महिला के सम्मान के साथ ममता ने खेला किया, बंगाल के लोगों के साथ ममता ने खेला किया। स्मृति ईरानी ने कहा 80 साल की बुजुर्ग को पीटा, सरस्वती पूजा रोकी। स्मृति बोली, कह रहा है नंदीग्राम जय जय श्री राम। আজকে দিদিকে জানাতে চাই, তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মানের সাথে খেলা করেছো। আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। और आइए अब देखते हैं कि क्या वाकई ममता दीदी को लगी चोट से उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बेहतर हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जख्मी दीदी महंगी पड़ेंगी क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये बहुत कुछ बताता है। तारीख थी 16 अगस्त 1990, लालू आजम ने ममता पर हमला किया था। लालू आजम भी पहले कांग्रेस के ही नेता थे, बाद में लेफ्ट में चले गए थे। उन्होंने सिर पर वार किया था, सिर से खून निकला था, और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि फायर ब्रांड नेता के तौर पर ममता की इमेज और मजबूती के साथ स्थापित हो गई। फिर क्या हुआ? जुलाई 1993 सीएम ज्योति बसु के सामने ममता को रॉयटर्स बिल्डिंग से बाल पकड़कर घसीटा गया। क्या हुआ? ममता की छवि और उभरी और उनको और मजबूत नेता के तौर पर उभरने में इस घटना ने मदद की। उसके बाद क्या हुआ? 2006-7 सिंगूर, नंदीग्राम, जब यह पूरा मामला चल रहा था, आंदोलन में शामिल हुई वो और उनको घसीट कर वहां से ले जाया गया एसडीओ ऑफिस के सामने से। 2011 में ममता बनर्जी 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़कर सत्ता में आ गई। तो क्या इस बार जब 10 मार्च 2021 को उनको चोट लगी या हमला हुआ, जो भी कथित तौर पर हमला हुआ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर इस कथित हमले के बाद क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या पहले बार के जो दो तीन घटनाएं हैं वो जो इंडिकेट कर रही हैं, क्या वही संभावना होगी या इस बार कुछ और हो सकता है? इस बार कुछ और क्यों हो सकता है वो भी जरा देख लीजिए। जख्मी दीदी महंगी पड़ेंगी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीदी को चोट से क्या वोट मिलेगा? सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी पर हमला हुआ। पहले जब यह हमला हुआ
तो वो विपक्ष में थी, वो सरकार में नहीं थी। इस बार अगर ये हमला हुआ भी है तो इस बार वो सरकार में है, और ममता पर पहले जो हमले हुए थे वो विपक्ष में रहते हुए थे। जाहिर है इससे एक जनता में सहानुभूति की लहर पैदा होती है, और जनता अमूमन इस तरीके में उस आदमी के साथ जाती है जिसके साथ ये हुआ बताया जाता है, वो देखती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 10 मार्च 2021 को हुआ हमले का अब तक कोई साक्ष्य भी नहीं है। पहले की घटना में लोगों ने उन तस्वीरों को देखा था, ममता के सिर से खून निकल रहा है, उनको घसीट कर ले जाते हुए वो फोटोज देखी थी, लोगों के दिमाग में चस्पा थी। इस बार किसी भी तस्वीर से ये प्रमाणित नहीं हो रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ, साक्ष्य नहीं मिला। चश्मदीदों का दावा है कि ममता की कार का एक्सीडेंट हुआ है। ममता की कार का दरवाजा खुला था, उधर एक पिलर था, लोग खड़े थे या सीधे पिलर में दरवाजा टकराया पता नहीं, लेकिन दरवाजा अंदर की तरफ आया, पैर में चोट लग गई, और इसके लिए ये केवल इत्तेफाक है, किसी ने हमला नहीं किया। अगर ये इत्तेफाक है और इसको हमले का रंग देने की कोशिश की जा रही है तो जनता और वोटर्स डिसर्निंग हैं, प्रबुद्ध हैं। और अगर पहले वाली घटनाओं को आप देखें तो ममता को हमेशा इस तरह की घटनाओं के बाद बाउंस बैक करता हुआ देखा गया है। इस बार क्या होने वाला है? क्या इस चोट से प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होने वाले हैं? विश्वनाथ जी, सबसे पहले तो आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, जख्मी होने के पहले सब दीदी के विरुद्ध में था। अनएम्प्लॉयमेंट, तोलाबाजी, करप्शन, सब अपोजिशन पार्टी उसको अगेंस्ट में कर रहा था। लेकिन जब से वो जख्मी हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, तब से उल्टा तीर आ रहा है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी का ऊपर उल्टा तीर आ रहा है। जो बीजेपी ये काम में है, जुट गया है, वो इलेक्शन कमीशन के ये इस्तेमाल कर रहा है, वो सब डीजी को बदली किया है, इसी के लिए लैप्स ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है। जो पॉलिटिक्स टीएमसी का एगेंस्ट में था, वो पॉलिटिक्स अभी बीजेपी का एगेंस्ट में अभी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 2-4 दिन हमको देखना पड़ेगा। इमोशन दीदी का जो टीएमसी पार्टी, वो इमोशनल पॉलिटिक्स में इमोशन को इस्तेमाल कर रहा है, कैंपेन में इमोशन का इस्तेमाल कर रहा है, वो मीटिंग मिचिल कर रहा है दीदी के लिए, एवं बीजेपी का एगेंस्ट में कर रहा है। देखना होगा 2-4 दिन और, जो ये बार इमोशन कैसे वो, ठीक है, इमोशंस किस तरफ जा सकते हैं। सायरा जी से मैं जानना चाहता हूं, सायरा जी, महिला मुख्यमंत्री, दो बातें हो रही हैं कि एक तो संवेदना की जगह ढोंग करार दिया जा रहा है, बगैर पूरी चीजें नतीजे तक जांच पहुंचने के पहले किया गया। आपके हिसाब से कांग्रेस ने भी ये कहा था कि आडंबर है, क्या ये सही हुआ? देखिए, एक नारी होने के प्रति ये इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पे इस तरह का हमला हो। और हमला हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, लेकिन अगर हमला हुआ है ये बहुत ही शोचनीय है, और इस बात की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ। और सवाल आप बात कर रहे थे, बुरा लगा था अधीर रंजन चौधरी ने जब ये कहा कि ये आडंबर है? ये मैं नहीं बोल सकती कि आडंबर है या क्या है, मैं कह रही हूँ। लेकिन जख्मी तो है दीदी, अभी कोई इतना बड़ा तो खेल नहीं कर सकता कि कोई अपने आप को जाकर एडमिट करा रहा है अस्पताल में। बहुत तो कहीं ना कहीं चोट लगी है, और इतना बड़ा खेल कोई नहीं कर सकता। शुद्धो बनर्जी, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को तो कम से कम सदाशयता दिखानी चाहिए थी। आप एक बात बताइए, अधीर रंजन जी ने कहा था ये जो हमले वाली बात है, इस पर उन्होंने शक प्रकट किया था, लेकिन इसमें उनके जो चोट लगी है, ये तो उस पर तो कोई बात नहीं किया था। उन्होंने ये क्या कहा था कि चीफ मिनिस्टर के पास J+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, चारों तरफ सिक्योरिटी सीसीटीवी की जाल है, उसके बीच में कौन ऐसे है जो उनके मार के चले गए? तो लोकल पुलिस क्या कर रहे थे? तो जो संदेह उन्होंने प्रकट किया था, वो संदेह का निरीक्षण कहा था शुद्धो। नीरज सर, नौटंकी का मतलब वो नहीं है कि वो मतलब झूठ मूठ हो रही है। बात ये जो अटैक करने वाली बात है, इस बात पर संदेह प्रकट किए थे, लेकिन उस बात तो संदेह निरीक्षण करके अब तक कोई थ्योरी नहीं आया क्या था वो। ये एक बार सुनेंगे क्या बाइट? एक बार देखेंगे क्या किस तरीके से क्या कहा गया? सुनना चाहेंगे? मुझे पता, बिल्कुल। कल 2 दिन से तो यही सुन रहा हूँ जनाब, इसमें हमें कोई बात नहीं है। सुन लेते एक बार सुन लेते हैं, उस नजरिए से देखते हैं जो आपने कहा वैसा था क्या? तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, एनआईए को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, सीआईडी को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे?
सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी। और ये अजब इत्तेफाक है, इसी समय सिग्नल को जाना था शुद्ध होके। लेकिन मैं एक बार फिर से इसको लेकर सायरा जी के पास जाता हूं। सायरा जी, क्या आपको ये उम्मीद थी कि कम से कम कांग्रेस इस मामले में और रिस्पॉन्सिबल होके बयान देगी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से मिक्स्ड बयान आ रहे हैं। मेरी एक सहेली है मीता चक्रवर्ती, जो कांग्रेस के कल ही हाल में वो 2 चैनल्स पे थी, उनने तो इस बात की निंदा करी है। तो इस तरह का कोई एक तरफा कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अलग-अलग क्या कंफ्यूज पार्टीज को अभी कंफ्यूजन तो है। अब मैं क्या बोलूं, सारी पार्टियां कंफ्यूज हैं। कोई पॉलिटिकल राजनीतिक दल तो परफेक्ट नहीं है। एक तरफ से एक राजनीतिक दल जो है यहाँ पे हल्ला हंगामा, मारधाड़, दंगे कराने की कोशिश कर रही है। भाई, राजनीति है, इसका मतलब आप ढंग से साफ तरीके से खेलिए ना। अगर खेला करना है या जो भी करना है, आप नीतियों पे लड़िए। तो कौन ये कर क्या रहा है बात फाउल है प्ले? आप बहरहाल सीएम ममता जल्द अस्पताल से हो सकती हैं डिस्चार्ज। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को जल्द डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगले 5 दिनों में उनको पूर्वी मेदिनीपुर समेत बांकुड़ा, पुरुलिया, इन तमाम जगहों पर 1 दर्जन रैली करनी है। क्या वो व्हील चेयर में इन तमाम जगहों पर जाकर रैली करेंगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें उस वक्त की, दर्द से कराहती हुई ममता बनर्जी यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। चोट उनको निश्चित रूप से लगी, ये बाद में आई तस्वीरों ने भी बता दिया, रिपोर्ट्स में भी बता दिया। लेकिन अब ये मामला किधर जाने वाला है, संजय जी समझ रहे हैं? व्हील चेयर में ममता बनर्जी रैलियों में, ये थोड़ा इमेजिन करके देखिए। देखिए, पहली बात है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी एक प्रवक्ता बता रहे थे कि उनका बादल दा बोल रहे थे कि हमारे 3 लीडर हॉस्पिटल में गए थे उनको देखने के लिए, किसी कारणवश वहां पर मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। क्या किसी तृणमूल के नेता या मुख्यमंत्री या किसी विधायक को भी क्या उनके घर पे भेजी? एक तरफ नौटंकी कहेंगे और दूसरी तरफ लोगों को भेजेंगे मिलने, तो वहां मिलने दिया जाएगा? नहीं, ये हमारे पश्चिम बंगाल का कल्चर है। हम राजनीति करते हैं राजनीति की जगह पर, लेकिन एक दूसरे का हालचाल तो लेंगे ही। यही भारतीय संस्कृति है। वो तो ये कह रहे हैं कि उनका हाल भी तो आप ही ने किया ये वाला। नहीं, ये हाल हमने नहीं किया, ये तो आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये सौजन्य बोध है। हम लोग जितना भी राजनीति करें, एक दूसरे के खिलाफ मंच पर बोले, लेकिन टीएमसी को कर्टसी में और पॉलिटिक्स में फर्क नहीं आता। दिनेश जी, देखिए, बीच में आपने जहां से शुरू किया था, मैं वहां से शुरू कर रहा था। छोटा करके मैं बोलूंगा। लाल बालम का बात आपने किया, उसके साथ लाल बाजार में भी अटैक किया था लेट ने। लाल बाजार में उनको वहां से बाहर बाल पकड़ के बाहर फेंक दिया था। दूसरा वही नंदीग्राम में, दिनेश जी, वही नंदीग्राम में 2008 में लेट के समय में ममता बनर्जी को गोली चलाया था नंदीग्राम में। उसके बाद पेट्रोल बोमा फेंका गया था ममता बनर्जी के ऊपर। चोट वहां पर उस सब मतलब उसका शरीर में नहीं लगा, लेकिन पेट्रोल बोमा फेंका था। उसके बाद देखिए फिर वही नंदीग्राम में, मैं आपको दावे के साथ दिनेश जी कह रहा हूं, जो भीड़ था, भीड़ के अंदर जो 50 लोग था, वो लोग किसका था, साजिश कौन किया, इसका जांच होना जरूर चाहिए। और दो बातें, ये इमोशनल जो बात, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इमोशनल बात तो आ गया पूरा देश में, तो बोलने का कोई जरूरत नहीं। राजीव गांधी को तो हत्या हुआ था, इतना सिक्योरिटी के साथ हुआ था। और संजय जी को मैं कहना चाहता हूँ, संजय जी, निर्वाचन चुनाव आयोग डीआईजी को ट्रांसफर करने के बाद नंदीग्राम में सुबह से शाम तक एक भी पुलिस ममता बनर्जी के साथ नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, क्योंकि वो कैंडिडेट है, वो नॉमिनेशन दाखिल करने गया, इसके लिए उनके पास साथ कोई पुलिस नहीं जा सकता, एक भी पुलिस नहीं था। लेकिन पूरा भाजपा नेतृत्व, अर्जुन सिंह खुद कह रहे उसके साथ 4000 पुलिस रहता है। अरे 4000 पुलिस कहां से आ गया? वो तो कैंडिडेट है, वो तो नामांकन दाखिल करने गया वहां पर, उसके साथ तो कोई पुलिस नहीं है, एक भी पुलिस है। पर्सनल सिक्योरिटी था, जेट के रेगुलर का था, कितना था, 500 था, लेकिन एसपी के तो जरूर रहना चाहिए। जांच इशारा कर रही हो कि ये हादसा था,
ये हमला नहीं था, लेकिन बादल देवनाथ ने फिर से कहा कि उन लोगों में वो लोग कौन थे 400-500 लोगों में जिन्होंने इसको अंजाम दिया। ये अहम खबर देखिए, नंदीग्राम दिवस पर आएगा टीएमसी का मैनिफेस्टो। 14 मार्च को जारी होगा तृणमूल का घोषणा पत्र। ममता के घायल होने पर घोषणा पत्र को टाला गया। शिवरात्रि के दिन आना था टीएमसी का मैनिफेस्टो, मतलब कल आना था, और अब ये 14 मार्च को आएगा। 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च से ऐसा क्या कनेक्शन है नंदीग्राम का? नंदीग्राम कहने को नंदीग्राम, लेकिन ये अपने आप में गांव नहीं, इसके अंदर 138 गांव आते हैं। यहां पर रहने वाले लोगों की तादाद नंदीग्राम में 4 से 5 हजार होगी, लेकिन नंदीग्राम जिस विधानसभा को कहते हैं 3.25 से 3.5 लाख उसकी जनसंख्या। नंदीग्राम में क्या हुआ था एक्चुअली जिसकी वजह से नंदीग्राम इतना लोगों के जुबान पर है? नंदीग्राम साल 2007 में तब चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। इंडोनेशिया की एक कंपनी सैलेम ग्रुप के साथ डील हुई थी कि यहां केमिकल हब बनाया जाएगा। हल्दिया एक पोर्ट सिटी है, वहां बंदरगाह है, वहां से माल को ले जाया सकता है, लाया जा सकता है, लिहाजा यहां पर बनाने की सोचा गया था। क्योंकि हल्दिया से लगा हुआ है नंदीग्राम, करना क्या था, किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था और 14,000 एकड़ में वो केमिकल हब बनाया जाना था। लेकिन जैसे ये नोटिस चस्पा की गई अधिग्रहण से संबंधित, तो तुरंत ही किसानों को लगा कि उनकी जमीन गई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। इसके बाद इसको पॉलिटिकल प्रेशर भी मिलना शुरू हुआ। टीएमसी भी उस समय उसके साथ जुड़ गई। टीएमसी, ममता बनर्जी तब एनडीए के साथ थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भूमि उच्छेदन प्रतिरोध समिति में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। किसानों के विरोध के साथ तृणमूल कांग्रेस उस समय खड़ी हुई थी और फिर आखिरकार 14 तारीख को जब इसका कल्मिनेशन हुआ था, हम आपको यह भी बता दें कि गांव वालों ने इसके पहले सड़कों को कई जगह काट दिया था ताकि यहां तक पहुंच ना रह सके। जनवरी से मार्च 2007 तक चला था और किसान और सरकार में यह संघर्ष लगातार चलता रहा। जहां सरकार ये कह रही थी कि हम अपनी ये इमेज बदलना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट विरोधी हैं, वहीं पर इनका कहना यह था कि हमारी जमीन की कीमत पर यह नहीं होगा। 14 मार्च 2007 को गंभीर हिंसा हुई, 14 लोग इसमें मारे गए। 14 तारीख, 14 लोगों की मौत। सरकार का कहना यह था कि ये तो माओवादी से जो बाहर से लाए गए, बाद में सीबीआई जांच की मांग की गई। और अब लेफ्ट ये कहता है कि 10 साल से सरकार आपकी है, आपने इस पर जांच करके क्यों नहीं दिया? तृणमूल कांग्रेस ने संसद रोक की, राष्ट्रपति शासन की मांग की, एक बड़ा हंगामा हुआ और उस हंगामे का कल्मिनेशन क्या हुआ? कलकत्ता हाई कोर्ट ने गोलीबारी को असंवैधानिक बताया। इससे जाहिर है और भी ज्यादा एक तरीके से सरकार की जो इमेज थी वो डाउन हुई और आखिरकार बुद्धदेव सरकार ने परियोजना रद्द कर दी। परियोजना तो रद्द हुई, लेकिन 2008 के बाद तृणमूल कांग्रेस का चुनावों को जीतने का सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में पंचायत चुनाव जीते और फिर 2011 में तो उन्होंने इतिहास रच दिया जब उन्होंने वामपंथ के 34 साल के किले को ध्वस्त कर दिया। सवाल यह है कि वो नंदीग्राम जहां से सक्सेस की इबारत लिखी है ममता बनर्जी ने, जिसको वो अपने लिए लकी बताती हैं, इस बार चोट उसी जगह लगी है। क्या चोट भी लकी साबित होगी? विश्वनाथ जी। देखिए, पहले हमने बोल चुका जे 2-4 दिन और भी इंतजाम वेट करना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन उनका सरकार का विरुद्ध में एंटी इनकम्बेंसी वेरी स्ट्रांग है ये साल। दूसरा बात यह है कि अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में उभर कर आया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी को माइंड डिटरमाइंड हो गया वो किसको वोट देगा, किसको पक्ष में वोट देगा। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जैसे हमारा सोसाइटी विभाजन हुआ, मुस्लिम आदमी को टीएमसी को साथ में है, हमने हर सर्वे में देख रहा है मुस्लिम कम्युनिटी उसको आइडेंटिटी, उसको बीजेपी के प्रिवेंट करने के लिए तो टीएमसी के देगा, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन उसमें भी पोलराइजेशन हमने बीजेपी के पक्ष में देखा। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभर कर आने के बाद ये सेंटिमेंट कितना असर पड़ेगा, आई हैव डाउट। हमारा इसमें कई बादल देवनाथ के पास जाऊंगा कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जोर है, लेकिन उससे पहले शुद्धो मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस सब के बीच में ये मैं समझना चाहता हूं कि ये भी एक आरोप लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के यहां उभार के लिए जिम्मेदार है। मैं उसका देखिए, ये तो ऑलरेडी ये प्रमाणित है, क्योंकि जो आरएसएस ने कर पाई 50 सालों में, वो 2016 के 2019 के अंदर कैसे 3 विधायक से आपका 18 सांसद हो जाएगा, ये हो गया था। इसका जवाब बादल देवनाथ दे देंगे
तो पता लगेगा। सिर्फ यही नहीं, ढेर सारे चीजें हैं कि आरएसएस की शाखाएं बढ़ गए, यहाँ पे दंगे बढ़ गए, एक दूसरे कल्चर शुरू हो गया, एक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का जोड़ना शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, तब वो एक फोन आ गया था, तभी लिंक टूट गया था। लेकिन आपने जो अदित दा के क्लिपिंग से सुनाए थे, उससे अलग तो कुछ नहीं कहा था। एक बात वही है। तीसरी बात है, मैं 3 आपको करेक्शन करना चाहता हूं रिसर्च टीम के लिए। लालू आलम का जब बात जो आप कर रहे थे, जिनको ममता बनर्जी का सर फोड़ा था, उनके साथ कांग्रेस का कभी कोई संबंध नहीं था। वो वाम मोर्चे के नेता बादशाह आलम के भाई थे। दूसरी बात है, कई सारी जगहों को लेटर लिख देना चाहिए, कई सारी न्यूज एजेंसीज को आपको ये लेटर लिख देना चाहिए कि इसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात है 2009 और 2011 में तृणमूल जो सफलता प्राप्त की थी, दोनों सारी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। ये भी बता दीजिएगा। अब सवाल और कुछ है तो बता दीजिए। अच्छा, तो आपने सवाल के साथ मुझको छोड़ दिया। वो बादल देवनाथ के पास जाता हूं मैं इसको लेकर। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस का भला हो सकता है, और अब अगर वो अपना भला अलग से चाह रही है तो देख लेंगी। हर्ष दिनेश जी, मैं आज खुलेआम कह देता हूं, जैसे आप सुंदर है, सुपुरुष भी है, और पूरे भारत के अंदर जो टॉप थ्री एंकर में आप ही है, क्योंकि धन्यवाद इसके लिए आपका। हालांकि लाखी नंदीग्राम आपने खुद आंसर दे दिया, लाखी नंदीग्राम, अर्थात आपका सवाल के अंदर ही छुपे हुए थे आंसर। वो आंसर पूरे देश सुन लिया, और मैं क्या बताऊंगा। और दूसरा बात, जो एंटी इनकम से जो बात आपने कहा है दिनेश जी, यहाँ पर कोई एंटी इनकम का बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी जन्म से मृत्यु तक, शादी से, घर से, सड़क से, बिजली से, पानी से, बच्चा स्कूल जाएगा उसका साइकिल से, राष्ट्र संघ से, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट 20 परियोजना को बार-बार सर्टिफिकेट दिया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है, सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया। लेकिन उसके साथ साथ खुद आपने सही कहा, ममता बनर्जी को जितनी बार जो लोग चोट पहुंचाया, उन लोग सब धराशायी हो गया। आज भी ममता बनर्जी को जो चोट पहुंचाया, और भाजपा 2000 माई को देख लीजिएगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मोदी जी का घर में, जेपी नड्डा का घर में, अमित शाह का घर में। धन्यवाद करना होगा आप सभी मेहमानों का कि आप सब मेरे साथ आज चर्चा में शामिल हुए, और आपकी चर्चा से एक नतीजा हमारे दर्शक निकाल सकेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।